नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर देवेंद्र से मिलवाता हूँ और इनकी गलतियां क्या हैं वो भी पता चलेगी। जय भोले। देवेंद्र एक मिडिल क्लास फैमिली के रहने वाले हैं। इनके बड़े भैया भाभी के ताने और छोटे भाई की भी तीखी नजरें इन्हें अब मजबूर कर रही हैं कि कोई भी नौकरी मिल जाए, मुझे बस हाँ करनी है। इनके बारे में बताता हूँ। देवेंद्र घर के मझले बेटे हैं और ये 3 भाई और एक बहना है। बहना अभी छोटी है, वो 12वीं में पढ़ रही है और पूरी कहानी में बहना का रोल नहीं है, इसीलिए मैं कहानी देवेंद्र के आसपास जो घूमेगी वही आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। कहानी के किरदार आप देवेंद्र को तो थोड़ा समझ चुके हैं। सुशील और अलका भैया भाभी हैं और विनोद छोटा वाला भाई है। विनोद अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन एक लाला जी के यहाँ अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा है। कॉलेज के बाद समय निकालता है और उनका जाकर अकाउंट्स देखता है, तो ये भी घर में थोड़ा सा कॉलर ऊपर करके चलता है। और बड़ा भाई तो नौकरी कर ही रहा है। भाभी और भैया इसे डेली ताने देते थे। अभी हर बार कहता था कि मैंने हर जगह कोशिश कर ली, अब अगर नहीं मिल रही नौकरी तो मैं किसी से जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। हाँ, ये तब की बात है जब कॉलेज में ये प्लेसमेंट का हिसाब किताब होता नहीं था। आज की डेट में क्या है कि कंपनी आती है ना। आप फाइनल ईयर में होते हो तो सेमेस्टर खत्म होने से पहले ही कुछ बड़ी कंपनी आ जाती हैं, आपको हायर कर लेती हैं, आपको पैकेज बताते हैं, आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और घर वाले खुश। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है और कहते हैं कि नितिन भाई, ये मोबाइल का और लैंडलाइन का तो जमाना ही नहीं था। ये जो घर में टेलीविजन है वो भी कोई इक्का दुक्का ही थे, किसी किसी के। उतनी पुरानी बात है। अब ऐसे में देवेंद्र ने घर में एक बार रात में, ये चर्चा का विषय तो था ही, और सबने ताने देना शुरू कर दिया। छोटा भाई विनोद भी बार बार ये कहता है कि भैया मैंने भी नौकरी शुरू कर दी है, मुझे नौकरी करते हुए 7 महीने हो गए, आपको नौकरी नहीं मिल रही। अकाउंट्स में आप तो मुझसे ज्यादा अच्छे थे। तो भाई ने कहा, देवेंद्र ने, कि अपनी नौकरी छोड़कर मेरी लगवा दे। भाई अगर तुझे इतना ही भरोसा है कि मेरी अकाउंट्स तेरे से अच्छी है और थी भी अच्छी, तो अपनी नौकरी मुझे दे दे। अब ऐसे भैया अपनी भरी थाली में से कोई लड्डू किसी और को परोसता है नहीं। तो अलका ने कहा कि मैं बात करके देखती हूँ, मेरी एक सहेली है, उनके पति किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वहां तुम्हें लगवा देते हैं। इसने पूछा कि फैक्ट्री किस चीज की है, क्या बनता है। उन्होंने कहा, हाँ आपको यहाँ पर अब चॉइस भी चाहिए। अरे देवर जी, जॉब लग जाए बहुत बड़ी बात है। एक बात नहीं समझ आ रही, इसके पैसों से ही घर की सिंचाई होगी या इसके पैसों से ही घर में आटा आएगा? किसी को उतनी पिन लगानी चाहिए जितनी पिन वो बर्दाश्त कर पाए। अभी 2 मिनट लगेंगे इसे कोई गलत कदम उठाने में, और इसी तरह से होता है ये काम। घर परिवार में माँ बाबूजी जो हैं बार बार चीजों को संभाल दिया करते थे। ये जो बड़ा भाई है ना सुशील, ये हाँ तू गलत कर रहा है, हाँ तू गलत कर रहा है, भाई तेरे को नौकरी करनी चाहिए, ये सब सिर्फ अलका की वजह से बोल रहा है। वरना वो जानता है कि नौकरी मिलने में परेशानी कभी कभी होती है। वो भीतर ही भीतर अपने भाई को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सामने भैया अलका से कौन पंगा ले, धर्मपत्नी है, बेलन उठा के मार देगी। अब देवेंद्र ने क्या कहा कि ठीक है भाभी, आप भी अपनी सहेली के पति से बात कर लो और अगर नौकरी मिल रही हो तो मुझे तनख्वाह भी बता देना कि कितनी रहेगी। सुशील ने पूछा अलका से कि कौन सी तुम्हारी दोस्त है, तो उसने बताया कि बचपन से ही साथ हैं और उसकी भी इसी एरिया में ही शादी हुई है, मैंने घर देखा है, कल आप और मैं सुबह उसके घर चले गए। अब ये दोनों गए। सुशील अलका जिससे मिलने गए थे, ये जो भाई साहब हैं फैक्ट्री में तो काम करते हैं, लेकिन ये ना मतलब शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हाँ, ये हर दूसरे दिन किसी पंडित के जाते हैं, हर दूसरे दिन किसी तांत्रिक से मिलते हैं, कभी मौलवी के पास जाते हैं अपना भविष्य जानने के लिए। भाग्य में क्या लिखा है ये तो ईश्वर को पता है, लेकिन कुछ उसके आसपास कोई चीजें बता दे, कुछ उपाय बता दे और वो काम कर जाएं तो क्या बुराई है। लेकिन ये भाई साहब जो हैं, ये इतने ज्यादा, मैं सॉरी ये वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, बट अंधविश्वास भी बहुत था इन भाई साहब को। मतलब जिसने जो बता दिया इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम फैक्ट्री में हो, तुमने 12वीं अच्छे से करी, तुमने कॉलेज अच्छे से करा, अब तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हो, तो देखिए जिस भी पंडित मौलवी के पास जाते हैं वो एक आदि होता है कोई जो कि बिना पैसों की मदद कर दे। कुछ ना कुछ तो हर किसी को चाहिए, किसी को दाल दलिया चाहिए, किसी को रुपया पैसा चाहिए। सुशील और अलका मनोज और सपना के पास आते हैं। यहाँ मनोज के घर पर 2 पंडित जी आए हुए थे।
और वो कुछ चीज़ें बता रहे थे। सुशील अलका ने देखा कि भाई अभी बिजी हैं तो चुपचाप बैठ गए। तो मनोज सपना जिन पंडित जी से बात कर रहे थे वो एकदम से क्या बोलते हैं, आप दोनों का भविष्य भी बहुत बढ़िया है, आप दोनों जिस भी कार्य के लिए आए हो वो कार्य संपन्न होगा, आपके जीवन में कोई ऐसी बाधा है। अलका ने कहा कि 1 मिनट पंडित जी, हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं है, हम ठीक हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो बेटा यहाँ आपका आना किसी नौकरी की वजह से था। अब ये बात थोड़ी सी अजीब, भाई हमने किसी से डिस्कस नहीं करा और मैं तो अपनी फ्रेंड के घर पे सिर्फ मिलने आई थी, जॉब की बात तो मैंने अपनी दोस्त से करी भी नहीं है। तो पंडित जी आपको कैसे पता? अब यहां मनोज और सपना का विश्वास और बढ़ गया इन पंडित जी पे। ये कुछ चीजें बताकर इन लोगों को चले गए, मतलब मनोज और सपना को ये पंडित जी कुछ चीजें बताकर चले गए, आपको क्या क्या घर में करना है। अच्छा, इन दोनों के ना अभी कोई संतान नहीं थी, इस वजह से भी ये थोड़ा इन चीजों में आ रहे थे। अब उस इच्छा के लिए आदमी हिमालय पे भी चला जाए, तो ये तो सिर्फ पंडित और मौलवी हैं। खैर, जब वो पंडित जी चले गए तो सुशील अलका ने अपनी बात छेड़ी, मनोज सपना से बताया कि हमारा जो मतलब देवर है, देवेंद्र नाम है, कॉलेज से पढ़कर उसे समय हो गया है, थोड़ा नौकरी की व्यवस्था देख लेते अगर कहीं हो जाती, तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम फैक्ट्री में बड़े ओहदे पे लगे हो। तो मनोज ने कहा कि देखो भाभी, मैं नौकरी तो लगवा दूंगा, लेकिन शुरुआती 2-3 महीने में ना तनख्वाह बहुत ज़्यादा अच्छी हमारे लाला देते ना है। वो पहले लोगों को परखते हैं कि कौन रुकेगा कौन भागेगा। अब ऐसे में अगर आपकी इच्छा हो तो उसे मेरे साथ आज भेज दो, मैं मिलवा देता हूँ मालिक से। बड़ी खुशी हुई। जो तनख्वाह डिसाइड हुई ये बहुत ही कम थी। ये मानिए सुशील जितनी तनख्वाह पे है, देवेंद्र को आप 4 महीने में उतने पैसे दोगे। अब देवेंद्र का मतलब मन ये था कि अरे कोई भी नौकरी मिले, कैसी भी मिले, पैसे मिले ना मिले, तजुर्बा तो मिले। घर पर आए सुशील अलका, दोनों ने बताई देवेंद्र और विनोद को बात, तो हाँ कर दिया उसने कि कोई बात नहीं, पैसे कम है तो तानों से तो मुक्ति मिलेगी। अब मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके भाई साहब पहुंचते हैं मनोज सपना के घर। मनोज अपना, इनके पास एक पुराना समय का, बहुत पुराने समय का जो स्कूटर हुआ करता था वो था। अब होता क्या है कि देवेंद्र को सुशील मनोज के घर पर लेकर जाता है, क्योंकि उसने बताया था कि मेरे घर से ही चला जाएगा। देवेंद्र मनोज से भैया राम राम दुआ सलाम करता है और मनोज कहता है कि भाई देखो, शुरुआत के 3 महीने तो मानकर चलो पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद नौकरी में आप अच्छा काम करोगे तो अच्छे पैसे मिलते भी हैं। अब मुझे ही इतने पैसे मिल रहे हैं, जो उसने पैसे बताए वो काफ़ी अच्छी तनख्वाह थी, मतलब उसके लिए ये देवेंद्र मेहनत कर सकता है इतने पैसों के लिए। बट कोई बात नहीं, बड़े भाई और भाभी का मान सम्मान रखना है भैया, बात कही है कच्ची नहीं पड़नी चाहिए। तो उसने मनोज को हाँ कर दिया कि ठीक है, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब ये फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री जाने के बाद लाला से मिलते हैं, लाला को अपनी खासियत और काबिलियत बताई, अकाउंट्स भी देख सकता है। तो ये मानो लाला ऐसे आदमी को ढूंढ रहा था, क्योंकि इनके जो अकाउंट्स देख रहे हैं ना भाई साहब, वो थोड़ा सा छुट्टियाँ ज़्यादा कर रहे थे और अकाउंट्स में थोड़ी गड़बड़ भी आई थी। अब यहाँ वैसे जो देवेंद्र है भैया, काम तो किसी और को आया था कि मुझे नौकरी फैक्ट्री में एज अ लेबर मिलेगी, बट यहाँ पे अकाउंट सेक्शन इसे दे दिया, किताबें सामने रख दी और लाला ने कहा कि पिछले 2 महीने का हिसाब किताब निकाल कर बता, अगर तूने ठीक कर दिया तो कल से तेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। अब यहाँ उसने मनोज भाई को देखा, मनोज ने कहा कि जो लाला जी कह रहे हैं करो। इसको भाई साहब तकरीबन 4 से 6 घंटे लग गए। 4-6 घंटे में कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, रबड़, और भाई साहब न खाने को उठा न चाय को उठा। लाला जी को देखकर यही बात बहुत अच्छी लग गई कि बाकी लोग जो है वो भैया 1 घंटे में 1 बार चाय पीने चले गए, 2 घंटे में 3 बार चले गए, इस तरह का मतलब उनका हिसाब रहता है। और लड़का कुर्सी पर जब से बैठा वो उठा ही नहीं है। लाला जी ने आकर कहा, नाम क्या बताया बेटा तूने? देवेंद्र। जी। देवेंद्र, खाना वाना खाता है? तू मशीन पे चलता है, बैटरी पे चलता है? वो हंसने लगा। लाला जी क्या हुआ? अरे बीच में लंच टाइम हुआ था, 2 बार चाय भी पीने को मिल जाती है सबको, तू यहाँ से हटा ही नहीं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार बैठ गए तो काम को पूरा कर ही लें। अरे तो मैंने तेरे को 1-2 दिन का नहीं, मैंने तेरे को 2 महीने का हिसाब निकालने को कहा है, कब तक करेगा? उसने कहा बस आधे घंटे का टाइम और है। 2 महीने का आधे घंटे और? भाई ये कैसा आदमी है तू? पिछले वाले को तो कम से कम 1-1.5 हफ्ता लगता था 2 महीने का काम निकालने को, वो तो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता था, और 3-3, 4-4 दिन छुट्टी कर रहा है वो तो। लाला जी इसमें हिसाब में गड़बड़ है। जैसे ही कहा ना कि लाला जी हिसाब में गड़बड़ है, तो उन्होंने कहा देवेंद्र देख, ये तो हमें पता है कि हिसाब में थोड़ी गड़बड़ हुई है, जितने का माल आया, जितना बना तैयार हुआ, उससे हमें पता चल गया, लेकिन तू पैसे बता सकता है कि कितने की गड़बड़ हुई है?
इसने जब पैसे बताए तो लाला जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कह रहे भैया इतनी तो उसकी 2 साल की तनख्वाह है जितने उसने 2 महीने में कमा लिए। अकाउंटेंट को बुलवाओ भाई। उसके घर गए तो ताला। भाई वो भी शायद अपनी प्लानिंग से था, उसको तो हटाओ। हम यहाँ पर हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं, ये किसने अच्छा किया किसने बुरा किया ये सोच रहे हैं। अच्छा आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो एक ज़रूरी बात थोड़ा सा पास आकर बता देता हूँ, क्योंकि माइक भी मेरा पास में ही रखा हुआ है, काफ़ी दूर था मैं। ये नीचे बटन लगवा रखे हैं, इसे कब देखोगे? ये चीज़ मुझे पास आकर बतानी पड़ती है, आपको वैसे ध्यान नहीं रहता है। बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, नितिन हम लाइक करना भूल जाते हैं। ये कोई भूलने वाली बात है? ये तो वीडियो शुरू होने से पहले कर देने वाली बात होती है। लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, कमेंट कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, अब चलो वीडियो भी देख लेते हैं। होता क्या है कि देवेंद्र को लाला जी ने शाबाशी दी कि बेटा कमाल कर दिया तूने, और इसको जो तनख्वाह बताई वो सुशील भैया की तनख्वाह से ₹1-2 ज़्यादा थी। देवेंद्र बहुत खुश होता है, लाला जी इससे ज़्यादा खुश हैं, नौकरी पे आ गया। जब ये बाहर जा रहा था तभी कोई आया, भाई साहब लड्डू ले। ये घर जा रहा था। लड्डू किस बात के? अरे बस पहले आप खाओ तो सही। इसने लड्डू खाया, पानी वानी कुछ मिला नहीं पीने को, चल दिया हाथ झाड़ के। ये ज़्यादा देर तक के लिए रुक गया था क्योंकि मनोज की छुट्टी तो हो गई 7 बजे, ये रुक गया रात के 10-11 बजे तक काम कर रहा था ना। मनोज को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि क्या हुआ, बट एक बार मनोज आया था कि मैं घर जा रहा हूँ, क्या तू चल रहा है? उसने कहा नहीं भैया मेरा काम है अभी, तो लाला जी ने कहा मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट कर दूँ। मनोज चला गया था, इसने लड्डू खाया और यहाँ से निकल लिया। अब जब भैया पैदल पैदल जा रहा है तो फैक्ट्री से थोड़ा घर दूर है, तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर। सोच रहा कोई बस मिल जाए, टांगा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस किसी तरह से घर पहुँचे, नहीं तो कल से साइकिल पे आएंगे। दूसरे के सहारे हम कब तक चलेंगे? कुछ दूर चला था, उसके बाद एक आवाज़ आई, देवेंद्र भाई। रुका, पलट कर देखता है, हाँ जी ये लड्डू लीजिए। अब देवेंद्र को बात समझ नहीं आई कि ये क्या है भाई। यही आदमी शायद था या कोई और था, और फैक्ट्री से तकरीबन मैं 15-20 मिनट की दूरी पर आ चुका हूँ, तो सिर्फ मुझे लड्डू खिलाने के लिए इतनी दूर क्यों आएगा? देवेंद्र ने मना कर दिया, नहीं जी मैं खा चुका और मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, थैंक यू। नहीं नहीं देवेंद्र भाई ऐसे कैसे, मतलब आपकी नौकरी लगी है, आप इस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, मतलब ऐसे नहीं, ये खाइए ना। तो उसने कहा भाई साहब आपका नाम क्या है, और मुझे लड्डू खिलाने में इतने ज़्यादा आप मतलब कुछ ज़्यादा ही उत्सुक हो, आपको खाने नहीं है? नहीं नहीं धन्यवाद, नाम तो बताओ आपका क्या नाम है? ये हॉर्न वाले का मूर्ख है। वैसे तो एडिट में हम प्रोसेस कर देते हैं, बट कहीं चीज़ आ जाती है, हॉर्न वॉर्न सुनाई दे जाता है, सीटी सुनाई दे जाती है, बोमो सुनाई दे जाती है, लोग कहते हैं कि कैसा कंटेंट क्रिएटर है। देवेंद्र को इस आदमी ने अपना नाम नहीं बताया और ये वापस चला गया। देवेंद्र ने एक चीज़ नोटिस करी कि ये जो आदमी वापस जा रहा है इसके पैरों में कोई प्रॉब्लम है, बस यही समझ पाया। घर आ गया, घर पे आके सबको सारी बातें बताई। सारा घर बहुत ज़्यादा खुश है। भाभी ने कहा कि देख मेरी तारीफ करनी चाहिए, ना मैं अपनी दोस्त के पास जाती, ना तू फैक्ट्री पहुंचता और ना तेरे को इतनी सारी तनख्वाह मिलती। बहुत खुश। सुशील जो कि बुरा मानना चाहिए था कि मेरे भाई की तनख्वाह मेरे से ज़्यादा कैसे, लेकिन बहुत खुश हुआ। अरे विनोद ने तो अपनी फरमाइश भी रख दी कि भैया 3 महीने की तनख्वाह में तीनों भाई के लिए एक बढ़िया सा स्कूटर लेंगे। चल भाई, लेकिन अभी मुझे आने जाने को साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। विनोद ने कहा कि अरे मेरी साइकिल है ना, मुझे कितनी दूर जाना होता है, मेरी फैक्ट्री तो पास में ही है जहाँ पर मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ, मतलब लाला जी की दुकान, तो आप मेरी साइकिल ले लो। भाई में प्रेम है, बट वो हल्की हल्की कभी मसाला, कभी गरम मसाला, काली मिर्च, धनिया पुदीना भाभी डाल दिया करती हैं। वैसे भाइयों में एका तो है, जो छोटी बहना है उन्हें मैं शामिल नहीं कर रहा, बट वो भी इस सारे प्लान में बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा अपने भाई पे प्राउड कर रही थी। नेक्स्ट डे हुआ, देवेंद्र ये वाली बात तो बता चुका कि नौकरी लग गई, लाला जी अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया, बट वो आदमी लड्डू वाला जो बात हुआ था वो नहीं बताया। ये फैक्ट्री में आ गया भाई साहब। सुबह इसको 11 बजे आने का बोल दिया था लाला जी ने, और शाम को 6 बजे छुट्टी हो जाएगा। ठीक है जी, 11 बजे तक ये फैक्ट्री में पहुंचा, काम कर रहा था। 2-2:30 बजे थे। सबको बोला कि भाई खाना वगैरह खा लो आप, तो ये भी सभी के साथ चला गया। अपना घर से टिफ़िन लाया था, बैठा खा रहा था, खाना खाकर पानी पिया, अपनी टेबल पे वापस आया तो वहाँ एक लड्डू रखा हुआ था। इसने आसपास देखा तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। एक आदमी इसे देख रहा था। देवेंद्र ने इशारा करके बोला भैया इधर आओ, ये मेरी टेबल पे कौन रखा गया है? कह रहे भाई साहब आपने ही रखा था। मैं 1 मिनट,
मैं ये कह रहा हूँ मेरी टेबल पे जो लड्डू रखा है ये कौन रख कर गया है? अरे मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, आपने जब अपना लंच बॉक्स निकाला था, हम भी जा रहे थे खाना खाने के लिए, आपने थैले से एक लड्डू निकाला, इस पे रख दिया और आप चल दिए। हमें वो खुद समझ नहीं आई ये बात। भाई साहब क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं बताना मत बताओ, ये तुम ही रख रहे होगे। ये थोड़ा तेज़ बोलने लगा तो लाला जी एकदम बाहर आ गए। वो अंदर बैठे हुए थे, काम कर रहे होंगे। क्या हुआ देवेंद्र बेटा? जी कल भी एक आदमी वो लड्डू खिलाने पे कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रहा था मुझे, और अब मैं आया हूँ खाना खा कर तो ये टेबल पे लड्डू है। तो उन्होंने कहा अरे एक मिनट, उन्हें पंडित जी को बुलाओ। यहाँ इस फैक्ट्री में जिनको ये सब लोग पंडित जी बोलते हैं, वो झाड़ा भी जानते हैं लगाना और अच्छे से उतारा भी जानते थे। पंडित जी को बुलवाया गया। पंडित जी बेटे को देखना जरा। बेटा तू यहाँ ज़मीन पर बैठ जा। इन्होंने एक लाल कपड़ा बिछाया, उस पर बिठा दिया। देवेंद्र ने कहा एक मिनट क्या कर रहे हो आप? अरे बेटा एक मिनट बैठ जा। नहीं आप ये कर क्या रहे हो, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? उन्होंने कहा ये जो तेरे को लड्डू खिला रहा है ना, ये इंसान नहीं है। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने लड्डू खाया है और कोई फूल थोड़ी ना था कि स्वाद नहीं था या कोई कागज़ का लड्डू दे गया, असलियत में लड्डू ही था। उन्होंने कहा बेटा वो तेरा भ्रम है कि तू लड्डू खा रहा था। तो ये आपको भ्रम दिख रहा है जो सामने रखा है, ये लड्डू नहीं है। अरे एक मिनट, वो सबको भीड़ को हटाता है, लड्डू को उठाकर ऐसे चकनाचूर करता है। पंडित जी ने कहा लड्डू है। वो ऐसा लगा कि जैसे आपने बदरपुर होता है ना, बदरपुर का किसी ने गीला करके लड्डू सा बना रखा हो, इस तरह का लग रहा था देखने में, बेसन का लड्डू। इसे समझ नहीं आया कि यार ये क्या है। उन्होंने कहा मिट्टी है ये, और ये बेटा और कोई नहीं, तू ही बना कर लाया है। अरे आप देखिए कुछ भी बोलोगे मैं मान लूँगा क्या? उन्होंने कहा बेटा तुझ पे किसी ने वशीकरण कर रखा है, इस टाइम तू मतलब सम्मोहन में है किसी के। उसने कहा भाई साहब ये सारी चीज़ें क्या बोल रहे हो, हम शहर में हैं गांव में हैं? तो पंडित जी ने कहा गांव और शहर का प्रेत से मतलब होता ही नहीं है, ये तो लोगों की सोच है कि नहीं शहर में नहीं होते। क्यों नहीं होते? मैं ऐसे ऐसे बंगले बता दूंगा जो खाली पड़े हैं, कोई लेने देने वाला नहीं है उन्हें, खानदान के खानदान खा जाते हैं ये। और जो तुम पर है ये एक तरह से किसी का किया कराया भी है और वशीकरण भी है। भाई साहब हमारे घर में ना कोई ऐसा है नहीं टोने टोटके वाला। बेटा किसी के घर में नहीं होते, लेकिन किसी की सफलता किसी को बुरी लग जाती है। अरे मैं कौन सा सफल हूँ, मेरी नौकरी आज लगी है, मेरे को कल ही किसी ने टोटका करके, क्या बोल रहे हो आप? उन्होंने कहा बेटा आप एक मिनट बस इस लाल कपड़े पे बैठ जाओ, सारे सवालों के आंसर मिलेंगे, यहाँ बैठो तो सही। अब सब ने कहा कि आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। बैठ गया देवेंद्र। भीड़ में से एक आदमी इसे छुप छुप कर देख रहा था। देवेंद्र ने जब उसे देखा तो पहचान लिया, ये है वो आदमी। अब आप क्या कहोगे, ये भूत है, प्रेत है ये? पंडित जी ने कहा कि बेटा जिस आदमी के बारे में तुम बोल रहे हो वो दिख रहा है तुम्हें? हाँ आप देखो ना पीछे। तो पंडित जी ने कहा कि भाई जो जो सामने खड़ा है जरा हट जाओ। अब एक एक करके सब लोग हट गए। नहीं अभी वो यहीं खड़ा था, मैंने देखा है। देवेंद्र बेटा यहाँ 20 लोग खड़े हैं, सब आपके सामने धीरे धीरे करके एक एक करके साइड हट गए ना, वो आदमी कहाँ गया? अब जो सब लोग साइड हटे ना, फिर से भीड़ में दिखा। पंडित जी ने कहा कि देवेंद्र उस पर नज़र रखियो। जी पंडित जी। देख बेटा अभी मैं कुछ पढ़ूंगा तेरे लिए और एक उतारा होगा, उसको ध्यान से देखकर बताइए क्या दिख रहा है। अब जैसे ही पंडित जी ने उतारा शुरू करा तो वो कहता है जी इसके सिर पर पंख दिख रहे हैं। और ध्यान से देख बेटा। नहीं औरत है, कोई आदमी नहीं है, औरत है। बेटा क्या तू इस औरत को जानता है? नहीं मैं नहीं जानता। नहीं कोई तेरे घर की महिला इस रूप में दिख रही हो? नहीं माँ और भाभी नहीं है, ये पता नहीं किसी से तू मिला हो। तभी मनोज भी बोला, भीड़ में मनोज भी खड़ा था। मनोज ने कहा कि बेटा ध्यान से देख, कहीं ये सपना तो नहीं है जिन भाभी से तू मिला है? इसने कहा नहीं वो भी नहीं है। पंडित जी ने कहा कि ठीक है अब मैं दोबारा कुछ पढ़ूंगा। जब पढ़ा तो भाई साहब ना वो आदमी दिखे ना औरत दिखे। इसे एक स्ट्रीट डॉग दिख रहा है साइड में बैठा हुआ, ये कहाँ से आया यहाँ? पंडित जी वो डॉग मतलब जैसे गली का होता है ना, वो कहीं फैक्ट्री में आ गया है वो। उन्होंने कहा अच्छा बेटा डॉग दिख रहा है, दोनों हाथ आपस में जोड़ ले। इसने हाथ आपस में जोड़े, जैसा जो उतारा हुआ, पहली बार बता रहा हूँ ये चीज़
क्योंकि इन्होंने बताया कि ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा था, मैं कोई ऐसा बेहोश वगैरह नहीं था, मैं नॉर्मल था, मैं एक एक चीज़ मेरे सामने हो रही थी और मैं खुद कर रहा था। कुछ देर बाद इसे यहाँ पर एक सूअर दिखने लगा जिसके 2 मुंह थे। उन्होंने कहा उसके चेहरे को ध्यान से देखता जा। इसने कहा हाँ, एक पिग है, सूअर है और इसके 2 मुंह दिख रहे हैं। जब दूसरा मुंह इसने ध्यान से देखा तो एक आदमी का है, लेकिन उसकी आकृति कुछ कुछ सूअर जैसी थी, चेहरा जो था। बेटा ये एक बड़ी चीज़ है जो तेरे को दिख रही है। देवेंद्र, अभी तेरे घर का कोई सदस्य आ सकता है? नहीं, मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। जो आपको करना है, मेरे को ठीक करना है या मेरे साथ कोई चीज़ है, मैं घर वालों को नहीं बता सकता। उन्होंने कहा बेटा ये तेरी और घर वालों की सहूलियत के लिए बता रहे हैं। तो इस शक्ति के साथ घर जाएगा तो ये घर पे पहुंचने के बाद अपना असर दिखाएगी। अभी तू नॉर्मल है, तेरे पर चीज़ हावी हो चुकी है। उन्होंने कहा पंडित जी मैं बिल्कुल नॉर्मल बैठा हूँ आपके सामने, आप कैसी बातें कर रहे हो? सर इन्हें आप भेजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे अकाउंट्स के लिए किताबें जो हैं वो दे दीजिए। बेटा तुझे समझ नहीं आ रही देवेंद्र? देखिए ऐसा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल तेरे को अगर लगे ना कि कोई तेरे साथ दिक्कत है तो मैं 8 बजे तक फैक्ट्री में हूँ। ठीक है जी। अब ये पंडित जी उठे और सब लोग कहते हैं कि पंडित जी आप देख लीजिए। कह रहे विश्वास ही नहीं है तो क्या करूँ, ज़बरदस्ती थोड़ा ना करूँगा, जब ये मेरी मदद कर ही नहीं रहा इस बात में तो ठीक है भैया, जयराम जी की। अब पंडित जी चले गए, वो जो लाल कपड़ा बिछाया था वो भी हटा दिया। अब इसे कहा कि बैठो अब काम करो। इसे समझ नहीं आया कि आईसाइट कैसे वीक हो गई। रजिस्टर जब इसने सामने खोला, हाथ में पेन पकड़ा, इसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा, बहुत कागज़ को पास ला ला के देख रहा है, आंखें मल रहा है, समझ नहीं आ रहा। 10-15 मिनट बाद पंडित जी आए इसके पास। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है? मैं तो बस तुझे देखने आया था। पंडित जी नहीं, बस कल किसी आँख वाले डॉक्टर को दिखाता हुआ आऊँगा। हाँ बेटा एकदम से ये आई साइड वीक हो गई तेरी। नहीं आप समझ नहीं। पंडित जी ने ऐसे कहा कि बेटा 1 मिनट खड़ा हो। ये खड़ा हुआ, जूते चप्पल खोल दियो। इसने शूज़ हटा दिए और सॉक्स भी उतार दिया। पंडित जी ने इसके दोनों हाथ पकड़े, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू करा। उसके बाद कहते हैं कि अब अपने रजिस्टर की तरफ देख। अब इसने जब रजिस्टर की तरफ देखा, भाई साहब इसे यकीन नहीं हो कि ये क्या हुआ है। पंडित जी ने इसके दोनों हाथ छोड़े, कहा कि अब रजिस्टर की तरफ देख। अब देख रहा तो नहीं दिख रहा। पंडित जी ने कहा समझ आ गया, वशीकरण में एक परत बन जाती है बीच में और उसे कोई मंत्रोच्चारण के साथ ही भेज सकता है। बेटा एक काम करेगा, मेरे पर विश्वास नहीं, यहाँ पानी का गिलास रख ले अपने पास। पंडित जी आप मतलब मेरे घर वालों को अगर बुलाओगे तो क्या क्या करोगे? बेटा उन्हें बताना होगा कि तू डायरेक्ट घर पर नहीं रहेगा, तेरे ऊपर उतारा करना है बेटा, 6-7 दिन लगेंगे। तेरे पे एक चीज़ नहीं है, तू वो चीज़ खा चुका है जिससे लोगों को मैं यहाँ बचाए फिर रहा था। बस तेरे घर वालों को ये बताना है, कोई आसपास घर के मंदिर हो तो तुझे वहाँ रुकना पड़ेगा, डायरेक्ट घर नहीं जा सकता तू। अच्छा अगर बाई चांस मैं घर चला गया? उन्होंने कहा तेरे घर में जो भी ऐसा सदस्य होगा जिसका खून पतला या नज़र बादा जल्दी लगती है, उस पर काला जादू हो जाएगा। गया तेरे माध्यम से है लेकिन खेलेगा किसी और पर। तू अपने घर परिवार से प्यार करता है ना, तो उन्हें बता। इसने मनोज से सारी बातें बताई। मनोज डायरेक्ट गया सुशील के पास। सुशील घर आता है, अलका को बताता है। अलका, विनोद, अम्मा, बाबूजी सब लोग ये फैक्ट्री आते हैं। आने के बाद इससे पूछते हैं, वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पंडित जी ने जो बताया आप तक मैंने मैसेज पहुँचाया है। पंडित जी लेकिन ये तो नॉर्मल, बिल्कुल इस पर कोई हरकत तो हो नहीं रही है। उन्होंने कहा बेटा जब चीज़ हद से बाहर निकल जाएगी ना, तब तुम्हें हरकतें भी दिखेंगी, और ये लड़का बचेगा नहीं बचेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी, आप समझ रहे हो? तो फिर सुशील ने कहा कि हमारे घर के पास एक शिव मंदिर है, मैं बात कर लूँगा, ये वहाँ रुक जाएगा। उन्होंने कहा आपको उन्हें ना चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं, बस आप ये कह देना कि हमारे घर का बेटा है, 2-4 दिन यहाँ रुकेगा, वो समझ जाएंगे कि किस लिए है। चेहरा देख करना इसका, वो भी मदद करेंगे ज़रूर। जब ये गए तो पंडित जी ने इनके कहने से पहले, वो जो मंदिर के पंडित जी थे, इनके कहने से पहले कह दिया कि बाबा के चरणों में किस प्रेत को ला रहा है। अब ये एकदम सब रुक गए। पंडित जी ने कहा अरे रुकना नहीं है, आओ, ये तो पशुपतिनाथ है, ये सबके लिए है, ले आ बेटा ले आ जा, जिसके साथ भी आ रहा है ना तू। कितने दिन का है तेरा रुकने का, बता मेरे को। पंडित जी आपको कोई आकर बता कर गया क्या फैक्ट्री से? उन्होंने कहा हमें कोई बता के नहीं जाता, ये बताने वाले बैठे हैं सामने। भोलेनाथ के मंदिर में अब तुझे परेशानी क्या? ये लड़का यहाँ 6 दिन रुका।
शुरू के 3 दिन ये यहाँ पर महिलाओं जैसे साड़ी वगैरह पहनकर मंदिर में रहता था। कोई इसे टोकता नहीं था। घर वाले आते थे, देखते थे, इसे कमरे में ले जाते थे, फिर कपड़े चेंज कराते थे। 3 दिन तक लगातार बार बार ये कपड़े चेंज करके आता था। और तो और मंदिर के जो परिसर है जहाँ महादेव को सब लोग प्रसाद लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, वहाँ उन पे श्रृंगार हो रहा है, उसके दायरे में नहीं आता था। इनफैक्ट जो दरवाज़ा खुला हुआ है ना, उसके सामने से पार भी नहीं होता था। ये पीछे से जाता था घूमकर, कभी इसे बाहर जाना है तो। इतने दिन इसने फैक्ट्री में काम नहीं करा, और वो जो पंडित जी हैं जो उतारा कर रहे थे, उन्होंने 3 दिन की इसके लिए पूजा पड़ी थी, और वो मंदिर में संपन्न करी गई, जिसमें इसके घर वाले सभी बैठे थे। वैसे इनके साथ जो हुआ वो इतना ही है। और अब मैं यहाँ पर सुशील भैया, अलका भाभी, आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने मुझे जब बात किया ना, फ़ोन पे हमारा बात हुआ, फ़ोन पे हमारी बात हुई है ना, तो आपने क्या बोला भाभी कि नितिन भैया, हमारी ना कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी नहीं है, इसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। मैं मज़े के लिए कहानी सुनाता ही नहीं हूँ। वो और लोग हैं जो कि कागज़ पे कागज़ बनाए चले जाते हैं और फिर कहानी बन जाती है, या कोई पिक्चर देख ली और उसमें से 8-10 कहानियाँ। ये सब मैं नहीं करता। मेरे पास ईश्वर की दया से आप लोगों का प्यार भरपूर है। मेरे को अपना मेल बॉक्स खोलते के साथ ही ढूंढना नहीं पड़ता कि कोई कहानी आई कि नहीं आई। समझ रहे हो? ईश्वर का आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है। और जो मुझे आप कहानी भेजते हो, जैसी होती है वैसी प्रस्तुत करता हूँ मैं। इसके अंदर मसाले लगा दूँ, तेज़ बना दूँ, थोड़ी सी और डरावनी बना दूँ, ये अपने से होता नहीं है। विश्वास रखो, आपके साथ बहुत कम डरावना हुआ, कुछ ज़्यादा डरावना हुआ, मैटर नहीं करता। डर एक ऐसा एहसास है जो पूरी ज़िंदगी के लिए साथ रह जाता है। अब इतना समय हो गया सुशील भाई, अलका भाभी, लेकिन आपको ये चीज़ें याद है ना? और देवेंद्र भाई, आपने भी एक बात बोली थी ना कि नितिन, आंख बंद करके कभी उस चीज़ को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि सामने ही वो आदमी खड़ा है, और उसके कैसे चेहरे बदल रहे थे मुझे नहीं पता। और ये दिन दोपहर की बात थी, कोई रात का अंधेरा नहीं था भाई। तो आपने जो जैसा बताया मेरे भाइयों भाभी, मैंने वैसे ही शेयर किया है। बाकी अब मैं अपने परिवार से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, पसंद आती है तो लाइक किया करो, डिसलाइक किया करो, जैसा आपको अच्छा लगता है किया करो। बट जिसने कहानी भेजी है ना, उसके लिए अब शब्द मत बोला करो। कोई वक्त निकाल के अपना डर बयां करता है मुझे, और वो मैं सुनाता हूँ। और आप क्या कहते हो? आज कहानी में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, डरावना हुआ नहीं। इसके साथ आगे क्या हुआ था ये तो बताते। उसकी जगह अगर आप होते तो और ज़्यादा डर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।